गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब ने अपना पीपीसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिया है और उसमें अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बेटा जो हमने यूटिलिटी कॉन्सेप्ट भी उस दिन किया था, मैं यूटिलिटी और पीपीसी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगी सो दैट आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। क्लियर? तो सम प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर टुडे। Write down practice questions on utility. फर्स्ट जो हम करने वाले हैं, दोज आर ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। फर्स्ट वुड बी द ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। मैं आपको हर कैटेगरी के 4 to 5 क्वेश्चंस करा दूंगी जिससे आपको इजी रहेगा। ट्रू फॉल्स फर्स्ट, और आपने ये करने के बाद अपने मॉड्यूल के भी बैक क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन इज यूटिलिटी इज द सैटिस्फैक्शन। पहले क्वेश्चंस नोट कर लेंगे फिर हम इनके आंसर्स करेंगे। यूटिलिटी इज द सैटिस्फैक्शन और एंजॉयमेंट that a person obtains from consuming a good that can be measured Second question, two people who consume precisely the same quantity of a particular good will enjoy the same total utility levels. Next, marginal utility is always a very small quantity. Next, the law of diminishing marginal utility suggests that as the quantity consumed increases, the addition to total utility will decrease. Next, the water diamond paradox, ये हमने नहीं किया हुआ, मैं फिर भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट करा रही हूँ। The water diamond paradox is that water is extremely useful
but valued low, whereas diamonds are less rare but are valued high. But are valued high. Have you noted these 5 points? अब इनको हम ट्रू फॉल्स को सॉल्व करेंगे विद द आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन है दैट अ पर्सन ऑब्टेन्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड दैट कैन बी मेजर्ड। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। हम इसको अज्यूम करते हैं कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, पर यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूटिलिटी के साथ कार्डिनल वर्ड नहीं आया, तो हम इसका आंसर क्या मानेंगे? आंसर इज फॉल्स। Actually, utility cannot be measured. In real sense, utility cannot be measured. Clear? Second, two people who consume precisely the same product of a commodity, will they enjoy same TU? आप खुद सोचो. Every individual is different. Every individual's taste, preferences, choice, eating habits, hobbies, nature is different. तो क्या एक ही सेम प्रोडक्ट दोनों लोगों ने यूज किया या कंज्यूम किया, क्या उनको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी? नॉट एट ऑल पॉसिबल. Suppose we all have gone for watching a movie. Will everybody who has watched that movie will give you the same review? No. सबकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं, तो इसका आंसर भी क्या है? फॉल्स, बिकॉज two individuals are entirely different. In their choices. क्लियर? तो जो रेड में है वो आंसर्स है. क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहे हैं MU इज ऑलवेज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. ये क्या लॉजिक है? MU तो होता है एडिशन मेड टू TU जब एक और एडिशनल प्रोडक्ट कंज्यूम हुआ हो. अब उसका वैल्यू से कोई लेना देना नहीं. दैट वैल्यू कैन बी स्मॉल, दैट कैन बी लार्ज, वैल्यू हैज नो रिलेशनशिप विद इट. तो आंसर इज फॉल्स. रीजन क्या है? नथिंग टू डू विद वैल्यू or quantity. It simply means addition made to TU when one more unit is consumed. That addition can be of 5 units, that addition can be of 10, that addition can be of 2, that addition can be of 20. तो इसमें big और small value का कोई logic नहीं. Clear? It simply means addition. Clear? Next, law of diminishing marginal utility states that as quantity consumed increases, addition to TU will decrease. यही हमने सीखा है. As I consume more and more unit of a commodity, my satisfaction goes on decreasing. तो addition to total utility मतलब MU हो गया. It will decrease. So answer is true. Answer is true.
Clear? Next, the water diamond paradox is that water is extremely useful but valued low, whereas diamonds are rare but are valued high. Now what is a paradox? Paradox होता है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि असलियत को भ्रम में डाल दे, दैट इज अ पैराडॉक्स. ठीक है, कि हमने वाटर को डायमंड से कंपेयर किया. कहने में वाटर सबसे ज़रूरी चीज़ है फॉर एन इंडिविजुअल टू लिव, पर सस्ता मिल जाता है, 20 रुपीज़ की बॉटल, 10 रुपीज़ की बॉटल एंड लाइक दैट. और डायमंड जो हमारे लिए कोई खास ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक लग्जरी की आइटम है, पर क्योंकि वो रेयर है तो वो बड़ा ज़्यादा हाई वैल्यू में मिलता है. तो इट इज़ एक्चुअली ट्रू. ये पैराडॉक्स यही मीनिंग हमें बताता है कि द आइटम्स विच आर रेयर अवेलेबल, दे आर स्केर्स, दे आर वैल्यूड हाई. सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद यूजफुलनेस. इवन दो वाटर इज सो यूजफुल इन आवर लाइफ्स, वी कैन नॉट थिंक आवर लाइफ विदाउट वाटर, स्टिल इट इज़ वैल्यूड लो बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट स्केर्सिटी. पर वंस जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं पोल्यूशन लेवल्स राइज हो रहे हैं, वाटर ग्राउंड लेवल्स फॉल कर रहे हैं, तो वाटर की स्केर्सिटी की बातें होने लगी हैं. So people are starting valuing more of water now. But in actual, the paradox states this only, कि water is valued less, but diamonds are valued more. Clear? Next. Next are bachcha some multiple choice questions. Some multiple choice questions. Note down. First one, फिर इनके साथ साथ मैं आंसर्स आपको कराती जाऊंगी. फर्स्ट MCQ. The law of diminishing marginal utility, option A, is another way of expressing law of demand. Is another way of expressing law of demand. Second option states that people's inclination to consume basic goods fall as income increase. C shows as we consume more, satisfaction goes on falling. D none of the above. अभी साथ साथ बेटा मैं करा रही हूँ. इसमें देखिए कह रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है. क्या हमने इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड की बात करी? नो. क्या हमने इसमें कोई इनकम के बारे में बात करी? नो. तो फिर किसके बारे में बात करी? सेटिस्फैक्शन के बारे में. As I consume more, my satisfaction goes on falling. So C is the right answer. Next, second हमारा who was the father of economics? Options are A. Alfred Marshall,
बी एडम स्मिथ, अगर आपको याद हो मैंने आपको कराया हुआ है, सी रॉबिन्स या फिर डी केन्स। Who is the father of economics? आंसर इज, बताएं भाई, सोचें। एडम स्मिथ, आंसर इज बी एडम स्मिथ। ये हमने किया हुआ है। एडम स्मिथ इज टेकन टू बी द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। थर्ड, normative economics deals with a, what to produce, b, how to produce, c, for whom to produce, या डी, how should the problem be solved। How should the problem be solved? How should the problem be solved? बताएं भाई, क्या ऑप्शन है इसका। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो होती थी जो कि हमें बताती थी कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस है, वो तो एक प्रॉब्लम है खुद में, तो कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए वो हमें कौन बताता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, फोर्थ वन, नेचर ऑफ पीपीसी कर्व इज, पीपीसी को पीपीएफ भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। नेचर ऑफ पीपीसी इज ए, convex to the origin, B, concave to the origin, C, both, D, none। हाँ जी, बताएं। पीपीसी अभी हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में, concave to the origin, PPC is concave to the origin, right? नेक्स्ट, concave क्यों होता है, ड्यू टू राइजिंग रेट ऑफ MRT। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे, इफ PPF इज लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, इट implies a constant MRT, B
diminishing opportunity cost, C increasing MRT, या D नन। आपको मैंने बेटा ये कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में कराया था। पीपीसी की बेसिक शेप होती है कनकेव, जिसका कारण होता है इंक्रीजिंग एमआरटी, यही हमने सीखा हुआ है। क्लियर। और अगर एमआरटी या जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, अगर वो कांस्टेंट रहे तो हमारा पीपीसी स्ट्रेट लाइन बन सकता है, राइट। सो इसका मतलब अगर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पीपीसी या पीपीएफ हमारा लीनियर है यानी स्ट्रेट लाइन है, वो क्यों है? ना तो डिमिनिशिंग मार्जिनल एमआरटी के कारण, ना इंक्रीजिंग के कारण, क्योंकि इंक्रीजिंग में तो कनकेव होता है, डिक्रीजिंग तो हमने करना ही नहीं है। तो कांस्टेंट जब एमआरटी हो तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन होता है, अदरवाइज ये ऑप्शन इज नॉट मच पॉसिबल। फिर भी हमने इसको सीखा है। क्लियर। नेक्स्ट, if an economy is working at the point left to PPC that shows full employment of resources, D unemployment of resources, C excess production, या D none। आपको याद होगा ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अगर ये मेरा पीपीसी कर्व है, जो भी मेरे इस पॉइंट पर आते हैं, ऑल द पॉइंट्स विच कम ऑन द पीपीसी they are possible production possibilities which are showing the resources are fully utilized। और अगर कोई पॉइंट इसके अंदर आता है इनसाइड, यानी ये लेफ्ट ऑफ पीपीसी हो गया, तो दैट इज शोइंग अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द आंसर। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? अंडर यूटिलाइजेशन। तो अगर कोई पॉइंट्स लाई करते हैं ऑन द लेफ्ट ऑफ पीपीसी, लेफ्ट मतलब अंडर द पीपीसी, इट शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर। नेक्स्ट, कुछ पैटर्न्स हम करेंगे बेटा फिल इन द ब्लैंक्स के। मैंने आपको ट्रू फॉल्स का पैटर्न करा दिया है, एमसीक्यू करा दिया है। अब हम कुछ करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, then we'll do some practical questions. First, utility is the dash or dash a person obtains from consuming a good। पहले फिलिप्स लिख लो, फिर डिस्कस करते हैं। सेकेंड, alternative uses of limited resources lead to dash। Alternative uses of limited resources lead to dash, lead to dash। Third, according to Robbins, economics must be dash between ends। Next, according to dash, top priority
is given to man. Noted? Now let's discuss. First, utility is the dash or dash a person obtains from consuming a good. So here you can basically think upon two words: satisfaction, or you can say enjoyment. A person obtains from consuming a good. यूज वर्ड यहाँ नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग बातें हैं. क्लियर? दूसरा, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज लीड्स टू, बताइए, लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ये हमने सीखा. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स मस्ट बी डैश बिटवीन एंड्स. रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी थी स्कैरसिटी की. उन्होंने क्या कहा था कि द पर्सन हैज़ टू डिसाइड बिटवीन द मीन्स एंड द एंड्स, यानी जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए कैसे यूज़ किया जाए. तो ही वॉज सेइंग दैट द पर्सन फॉर चूजिंग द आइटम्स मस्ट बी न्यूट्रल. न्यूट्रल मतलब उसको डिसीजन लेने के टाइम सारी आइटम्स को इक्वल रखकर ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि मुझे कौन से प्रोडक्ट पर कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश टॉप प्रायोरिटी इज गिवन टू मैन. किस बंदे ने मैनकाइंड की डेफिनेशन दी थी? मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल. क्लियर? So we have done till now MCQs, some questions of MCQs, some questions of true false and some questions of fill in the blanks. एक बात याद रखिएगा बेटा, MCQ और fill in the blank तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, पर whenever आपको true false पूछा जाए तो वहाँ लिखा हो या ना लिखा हो, true false के आंसर के साथ आपने रीजनिंग जरूर देनी है. ठीक है जी? ग्रेट. अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे. यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी. Note down the first question. The following table shows total utility obtained by Raj from consuming apples, complete the table where the items are missing. Note down the figures. Take 2 minutes and try to solve it on your own, then I will give you solution. आप लोगों को MU निकालना आता ही है.
MU का फॉर्मूला क्या है? TU ऑफ दिस आइटम माइनस TU ऑफ प्रीवियस आइटम, यानी प्रेजेंट आइटम की TU लेंगे और पिछली आइटम की TU उसमें से निकाल देंगे तो आपके पास MU आ जाएगा। प्रेजेंट TU माइनस प्रीवियस TU, दिस इज योर फॉर्मूला। तो उससे आपकी MU निकल के आ सकती है। देखते हैं, जब जीरो नंबर ऑफ एप्पल्स थे TU वॉज जीरो, तो MU विल ऑल्सो बी जीरो। जब फर्स्ट एप्पल खाया TU वॉज 100, तो व्हाट इज द एडिशन? 100 माइनस 0, 100। जब 2 एप्पल्स खाए टोटल इज 190, व्हाट इज द एडिशन? MU क्या होती है? एडिशन। तो 190 माइनस 100, दैट इज 90। देन अगेन 270 minus 190 comes out to be 80। ठीक है, 60 clear, then it is 50, no change, minus 50 clear। तो आप देख रहे हो MU is continuously falling, becoming 0, then becoming negative. So this is your answer of MU। निकालना सबको आ गया? गुड। एक बार ध्यान से देख लीजिए, हमने क्या करना है, जिस यूनिट का आपको निकालना है उस यूनिट की TU को पकड़ो, पिछली TU उसमें से माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर ऑफ MU। Clear? Second question. Again complete the following table. यूनिट्स हैं आपके पास 0, 1, 2, 3, 4। TU है MU। MU is given to you 20, 17, 13 and 10। Find TU। Just try। मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है क्लास में TU कैसे आती है। पहले की तो 0 ही होगी, उसके बाद एक यूनिट खाया, एडिशनल मिली 20, दिस इज एडिशनल, एडिशनल मिली 20, तो पहले यूनिट पर जो एडिशन हुई वही तो TU रहेगी। क्लियर? उसके बाद आपने कैसे सीखना है, सेकेंड यूनिट पर एडिशन हुई 17 की, पुरानी कितनी थी 20, एडिशन हुई 17, तो 2 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 37। क्लियर? एंड सो ऑन। तो आपने करना क्या है, इसमें इसको प्लस दिस। क्लियर? अब क्या होएगा, 2 यूनिट्स पर टोटल यूटिलिटी थी 37, एक और यूनिट खाया तो एडिशन हुई 13 की, तो व्हाट इज द टोटल नाउ? क्लियर? एंड सिमिलरली 3 यूनिट्स पर टोटल था 50, एडिशन एक और खाया तो एडिशन हुई 10 की, तो टोटल कितना हो गया 50 + 10 60। so this is your T। क्लियर? डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग फिगर्स। ये है यूनिट्स TU MU। अब मैं इसको जिंगल अप कर रही हूँ, इकट्ठा हो रहा है। यूनिट्स हैं आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5। TU पहले की 0 रहेगी, MU भी 0 रहेगी, नोट करते जाएं। 100 है, देन वी हैव 190, फिगर नोट करेंगे।
Then we have here 80. This is nil. Fill in the blank के लिए क्वेश्चन मार्क है, आपको फाइंड आउट करना है. Then दिस इज योर मिसिंग टेबल. इनको फिगर्स को आपने कंप्लीट करना. कैन यू ट्राई इट? फर्स्ट स्टार्ट करा रही हूँ. 0 यूनिट्स, TU विल बी निल, MU विल बी निल. फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया 100 की TU हुई, तो एडिशन भी तो वही हुई. सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया 190 हो गया टोटल, तो एडिशन कितना हुआ? 190 अभी की है, 100 पिछली थी, एडिशन हुई 90 की. क्लियर हो गया? गुड. अब इसकी TU निकालनी है. 2 यूनिट्स का टोटल था 190. एडिशन यूटिलिटी हमें थर्ड यूनिट पर मिली है 80 की. तो व्हाट विल बी द टोटल? 190 प्लस 80 दैट इज 270. क्लियर हो गया? सेम अगेन, थर्ड यूनिट पर टोटल है 270, एडिशन हुई है 60 की फोर्थ यूनिट पर, तो फोर्थ यूनिट की TU क्या बन जाएगी? 270 प्लस 60 330. डन. अब ये सारी मिसिंग फिगर्स आ गई. तो व्हाट विल बी द लास्ट MU? टोटल है 380, पिछली थी 330, एडिशन कितनी हो गई? 50. डन एवरीबडी. दिस इज हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स कैन कम इन योर TU MU चैप्टर्स. क्लियर है? लास्ट में आपको एक PPC का क्वेश्चन कराऊंगी MRT फाइंड आउट करने का. Find out MRT or opportunity cost from the following. यहाँ पर है wheat, यहाँ पे है rice. हाँ जी, MRT would be, MRT कैसे निकलता है? रेट ऑफ सैक्रिफाइस. पहले लिखना है लॉस, फिर रेशियो गेन. ठीक है, पहले तो नील आ जाएगा. एक और वीट के लिए कितना राइस सैक्रिफाइस हुआ? 2 यूनिट्स, तो 2 इज द लॉस, 1 इज द गेन. एक और वीट के लिए और कितना राइस सैक्रिफाइस हुआ? 3 सैक्रिफाइस हुआ 1 के लिए. और एक वीट के लिए कितना राइस सैक्रिफाइस हुआ? 5 सैक्रिफाइस हुआ 1 के लिए. क्लियर? तो यहाँ पर आप कमेंट करेंगे MRT इज इंक्रीजिंग, सो PPC वुड बी कनकेव टू ओरिजिन. इस तरह से आपने आंसर लिखना. क्लियर हो गया? Done. Last question for today. A country manufactures two products, one of which is imported from USA. Later on it was found that on government drift there was a ban on import. What will be the impact on PPC of two goods?
क्वेश्चन ध्यान से सुने। एक कंट्री है जो 2 तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें से एक प्रोडक्ट के लिए कुछ मटेरियल यूएसए से इंपोर्ट होता है। अब आपस में गवर्नमेंट में कोई अग्रीमेंट्स हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसके कारण इंपोर्ट को बैन कर दिया गया। तो कह रहे हैं आप बताइए पीपीसी पर क्या असर पड़ेगा। तो आप पहले मुझे बताओ, इस बैन से 2 गुड्स पर इम्पैक्ट पड़ा या एक गुड पर? ओनली ऑन वन। दूसरा तो वैसे ही चल रहा है, सिर्फ एक इम्पोर्टेड था तो एक पर असर पड़ेगा। तो रोटेशन होगी या शिफ्ट? रोटेशन। ग्रेट। तो क्या है, ये हमारा बेसिक पीपीसी था, गुड 1, गुड 2 अज्यूम किया है हमने। वी आर अज्यूमिंग कि हम गुड 2 के रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब इस पर बैन लगेगा बेटा, तो गुड 1 तो उतना ही बनेगा जितना बनता आ रहा है, गुड 1 तो उतना ही बनेगा। आई एम अज्यूमिंग कि गुड 2 जो था वो इम्पोर्टेड था, तो गुड 2 के इम्पोर्ट पर बैन लग गया तो गुड 2 जितना पहले बनता था पहले से कम बन पाएगा। तो इट इज कॉल्ड लेफ्ट रोटेशन। पीपीसी से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पीपीसी पर लेफ्ट रोटेशन। क्लियर? इसी तरह से बेटा आपको कुछ ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस ही आएंगे जिसमें आपको ये रोटेशंस, शिफ्ट्स और उनका इम्पैक्ट ऑन पीपीसी डिस्कस करना है। जस्ट गो थ्रू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वंस, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। यहाँ तक हमने अपना स्टडी मॉड्यूल का पार्ट 1 कंप्लीट किया है, जिसमें हमने बेसिक्स और अपना यूटिलिटी का चैप्टर, पीपीसी का चैप्टर विद क्वेश्चंस कर लिया है। अब आपका क्या होमवर्क है, आपने इनको अच्छे से पढ़ना है और अपने मॉड्यूल के बैक क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद द थ्योरी ऑफ डिमांड। क्लियर? टिल देन you can all enjoy and keep on studying what we are teaching you। अच्छे से इनके नोट्स बना के रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि नोट्स आपके हैंडी हो और प्रैक्टिस साथ साथ करते जाइए। गिव मी एनी प्रॉब्लम्स यू हैव। थैंक यू बच्चा, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।